हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में आपने देखा कि हमने डबल इंटीग्रेशन ओवर रेक्टेंगुलर रीजन्स पे कैसे किया। तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन होता था टू डायमेंशनल स्पेस में कुछ इस तरह का, वो कुछ इस तरह का होता था, जिसमें हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास x y होता था। और अगर हम इनको कुछ वैल्यूज़ दे दें x और y को, तो हम कहते हैं ये हमारे पास पॉइंट a b का होता था जनरल के लिए। तो ये हमारे पास a होता था, ये b, और ये हमारे पास ओरिजिन होता था। और इस शेडेड एरिया को हम क्या कहते थे, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन R है। तो इसमें हम करते थे इंटीग्रेशन एक फंक्शन की, जो कि हमारे पास f ऑफ एक्स वाई होता था। तो वो जो हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद वॉल्यूम निकलता था, वो हमारे पास इस फार्मूले से निकलता था कि v बराबर हो गया डबल इंटीग्रेशन f ऑफ एफ एक्स वाई, और फिर उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लिखते थे dx dy, जो कि इस केस में है पहले x से फिर y से फिर x की लिमिट्स की, क्योंकि पहले x से है, x की लिमिट्स हमारे पास क्या है, ओरिजिन से हम गए थे a तक, तो ये हमारे पास 0 से a तक है। y की लिमिट्स हमारे पास क्या है, 0 से b तक है। ठीक है, ये हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ओवर रेक्टेंगुलर रीजन था। तो इसमें हमने लिमिट्स कैसे निकाली थी, हमने इसमें लिमिट्स कुछ इस तरह से निकाली थी कि हमने दो लाइंस लगाई, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, एक हमने वर्टिकल लाइन लगाई। जो वर्टिकल लाइन थी वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर थी और एक्स एक्सिस की हमें लिमिट्स बता रही थी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर थी और वाई एक्सिस की हमें लिमिट बता रही थी कि हमने वाई एक्सिस में किधर से किधर तक जाना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का हमने देखा कि हमारी जो लिमिट्स आई, जो हमारी लाइन है ये बाउंड्री रीजन के अंदर पूरी आ रही है, 0 से a तक पूरी की पूरी बाउंड्री रीजन के अंदर आ रही है। अगर हम इसको कहें कि ये यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे है, ठीक है, तो ये बाउंड्री रीजन के अंदर अंदर ही रह रही है। ये ऐसे नहीं है कि कुछ हिस्सा इसका बाउंड्री रीजन में है, कुछ इस तरह करके कि कुछ हिस्सा बाउंड्री रीजन में है, कुछ हिस्सा बाउंड्री रीजन से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी ही उसके अंदर रह रही है। इसी तरह y के साथ भी यही हुआ। अगर हम कह दें कि ये y से यहाँ तक है ये लाइन, तो ये बाउंड्री रीजन के अंदर ही रह रही है 0 से b तक। ठीक है, और अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये थोड़ी सी बाहर निकल जाएगी, यहाँ से भी बाहर निकल जाएगी, बाहर इधर से भी बाहर निकल जाएगी और इधर से भी बाहर निकल जाएगी, एक इस तरह की लाइन होगी। ठीक है, तो वो हम कहेंगे कि ये बाउंड्री रीजन के अंदर है भी सही, उसी लेंथ में। ठीक है, हमारे इंटरवल की लेंथ में ये बाउंड्री रीजन के अंदर भी आ रही है और ये बाउंड्री रीजन से बाहर भी जा रही है। तो ये इस केस में इस तरह नहीं है। इस केस में क्या है कि ये 0 से b तक पूरी की पूरी बाउंड्री रीजन को कवर कर रही है। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि हमने y वाली लाइन से पूरे इस रीजन को स्कैन किया, उसके बाद फिर हमने x वाली लाइन से पूरे इस रीजन को स्कैन किया यूं पूरा। ठीक है, और x वाली लाइन से हमने यूं पूरा स्कैन किया। तो इसमें हमें छोटे छोटे एरियाज मिले थे, उसको हमने इंटीग्रेशन की, उनकी ऐड कर दिया, तो वो हमारे पास वॉल्यूम बन जाता है। तो हम उस केस में क्या करेंगे कि अगर हमारे पास बाउंड्री रीजन जो है वो रेक्टेंगुलर ना हो, यानी कोई भी शेप हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, कुछ इरेगुलर सी शेप हो सकती है, कुछ इस तरह की शेप हो सकती है बाउंड्री रीजन की, तो अब उसमें हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास बाउंड्री रीजन इस तरह का हो, तो अगर हमारे पास बाउंड्री रीजन कुछ इस तरह का हो, तो उसमें हम क्या करेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। पहले हम देखेंगे कि ये दो लाइंस किन चीज़ों को डिफाइन करेंगी। तो ये जो दो लाइंस हैं ये हमारे पास एक फंक्शन की तरह की है। अगर हम कहते हैं कि ये एक फंक्शन है g1 ऑफ x, जिसको हमने कहा कि लेट से ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है नीचे ये g2 ऑफ x है, इसको हमने नाम दे दिया, और ये किसके बराबर है, 3x के बराबर है। ये कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया। उसके बाद हमारे पास ग्रीन ये दो वर्टिकल लाइंस आती हैं। तो ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं ये एक्स एक्सिस को लिमिट कर रही है
कि हमने एक्स एक्सिस के एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से आगे नहीं जाना, और हम क्या देते हैं इसको कि ये पॉइंट हमारे पास सी है, ठीक है। यहाँ पे हमारी x की जो वैल्यू है वो हमारे पास c के बराबर है, और ये पॉइंट जो है यहाँ पे हमारी x की वैल्यू d के बराबर है। तो हमारे पास एक रीजन बन गया जिसके अंदर हमने इंटीग्रेशन को करना है। तो ये जो रीजन है हमारे पास ऑरेंज में, ये जो रीजन है इसके अंदर हमने इंटीग्रेशन को करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे? हमारे पास मेथड यही रहेगा जिससे हमने ये वाला फार्मूला निकाला था कि हम जो है हमारा जो वॉल्यूम है उस फंक्शन का, कि कोई भी फंक्शन है उसे हम कह देते हैं f ऑफ एक्स वाई, उसकी हमने डबल इंटीग्रेशन करनी है। तो उसकी डबल इंटीग्रेशन जो है उसके लिए हमें पहले ऑर्डर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम कह देते हैं कि हमारा लेट से ऑर्डर है, पहले हम x से करना चाहते हैं, फिर हम करना चाहते हैं y से। तो अब हमें चाहिए x के लिए लिमिट्स। तो x के लिए तो हमें लिमिट्स सादा सादा पता चल गई कि हम इस पॉइंट से आगे नहीं जाएंगे और इस पॉइंट से आगे नहीं जाएंगे। तो x की लिमिट्स क्या आ गई? x की लिमिट्स आ गई c से d तक। अब चाहिए हमें y की लिमिट्स। तो y की लिमिट्स हमें कैसे मिलेंगी? हमने देखा कि y की जो वैल्यूज़ हैं वो x के साथ चेंज होती जा रही है, यानी x जो है वो y की वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है, y x पे डिपेंडेंट है। लेकिन रेक्टेंगुलर रीजन के केस में ये बिल्कुल भी नहीं था। उसमें क्या था, जो y की वैल्यूज़ थी वो x के इंडिपेंडेंट्स थी। अगर हम यहाँ पे देखें y की वैल्यू तो वो सेम आ रही है, b ही है, चाहे x की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं, इससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ और है। हमारे रीजन के अंदर y की वैल्यूज़ चेंज होती जा रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? y की वैल्यूज़ के लिए हम y की वैल्यूज़ के लिए देखेंगे कि हमारी y की वैल्यूज़ किधर से किधर तक चेंज हो रही है। तो y की वैल्यूज़ के लिए हम देखेंगे, क्योंकि x y पे एक कांस्टेंट लगा रहा है, तो हम देखेंगे y की वैल्यूज़ को x के लिहाज से। तो हमने देखना है इस ऑरेंज रीजन के अंदर। तो अब हम निकालते हैं y की वैल्यूज़। y की वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि y की जो लोअर वैल्यूज़ आ रही हैं, जो लोअर लिमिट्स में वैल्यूज़ आनी चाहिए, क्योंकि वो x के लिहाज से चेंज हो रही हैं, तो वो एक फंक्शन होगी जिसे, क्योंकि हमारा लोअर फंक्शन जो है वो g2 ऑफ x है, ठीक है। तो जो हमारी लोअर लिमिट की वैल्यूज़ होंगी वो इस फंक्शन के लिहाज से चेंज होती रहेंगी, और जो अपर लिमिट्स की वैल्यूज़ होंगी वो g1 ऑफ x के लिहाज से हमारी चेंज होती रहेंगी। y जो है वो इन दो वैल्यूज़ के अंदर रहेगा, लेकिन ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे भी हैं और इस रीजन के अंदर भी आ रही हैं, ठीक है। और ये एक ओपन रीजन लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज नहीं है। तो ये जो x की वैल्यूज़ हैं, x इक्वल्स टू c और x इक्वल्स टू d, ये इस रीजन को क्लोज रीजन बना रही हैं, जो कि हमने देखा था ऑरेंज स्क्वायर से। तो जो y की लिमिट्स होगी वो हमारे पास g2 ऑफ x से g1 ऑफ x तक रहेंगी, ठीक है। तो अगर इसको मैं सही तरह करके लिखूं कि हमारा जो वॉल्यूम है उसका जो ऑर्डर है, पहले अगर x के लिहाज से है फिर y के लिहाज से है, जो हमारा वॉल्यूम बनता है वो क्या बनता है? वो हमारे पास बनता है, वॉल्यूम बनता है डबल इंटीग्रेशन। तो हमारे पास फंक्शन आएगा f ऑफ एक्स वाई। फिर हमने कहा कि हमने पहले x के लिहाज से करनी है, फिर y के लिहाज से करनी है, और फिर x की लिमिट्स पहले हमने डाली थी, हमने c और d देखी थी इस ग्राफ से। y की लिमिट्स जो हमें पता चली वो हमें क्या पता चली? g2 ऑफ x से g1 ऑफ x तक। g1 की वैल्यू क्या है? g1 की वैल्यू x स्क्वायर है, g2 की वैल्यू हमारे पास 3x के बराबर है। ये हमारे पास आ गया डबल इंटीग्रेशन ओवर
जनरल सरफेसेस, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस नहीं है, इसको हम एक जनरल सरफेस कह देते हैं और ये एक इरेगुलर शेप है। इसी फार्मूले को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कहते हैं जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है वो 3 डायमेंशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। हम लिखते हैं बी डबल इंटीग्रल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स डी वाई। और वो जो हमारे पास x की लिमिट्स हैं हम कहते हैं अगर c हमारे पास 0 है, d हमारे पास क्या है 3, तो x की लिमिट्स आ गई 0 से 3 तक। और जो y की लिमिट्स हैं वो हमें पहले से पता थी कि g1 ऑफ x जो है वो हमारे पास x स्क्वायर के बराबर है, g2 ऑफ x जो है वो हमारे पास 3x के बराबर है, -3x के बराबर है क्या देते हैं हम। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे -3x और ये x स्क्वायर। तो ये अब हमारे पास बन गया डबल इंटीग्रल। इसमें हमने देखा रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर हमारे पास ये दोनों की दोनों लिमिट्स कांस्टेंट होती थी, लेकिन इसमें नहीं है। तो अब हमने देखना है कि क्या ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है हमारे पास वो भी स्पेसिफिक होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इसमें x और y इंडिपेंडेंट नहीं रहे, यहाँ पे y x पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं कि क्या यही केस रहेगा या नहीं। पहले हमने लिखा 3x एक्स स्क्वायर, फिर हमने पहला इंटीग्रल हल किया dx के लिहाज से, तो ये है एक्स स्क्वायर, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या रह जाएगा x3/3, ठीक है, प्लस हो जाएगा हमारे पास x वाई स्क्वायर, और फिर हम इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से कहाँ तक 3 तक, ये आ जाएगा dy, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया इंटीग्रल -3x से एक्स स्क्वायर। जब हमने इनमें लिमिट्स पुट की तो 0 की वजह से ये दोनों 0 हो गए, ठीक है। तो हमें लोअर लिमिट्स वाली टर्म -0 वाली टर्म नहीं लिखूंगा। पहली टर्म्स क्या होंगी हमारे पास, जब हम यहाँ 3 पुट करेंगे तो ये 27x³ ओवर 3 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 27/3 9 के बराबर होता है। तो ये हो गया 9, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3y² -0, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको y के लिहाज से अब देखेंगे। तो अब ये बन गया सादा सा इंटीग्रल y के लिहाज से, ठीक है। तो अब हमने इसकी y के लिहाज से इंटीग्रेशन की तो ये हो गया 9y प्लस हो गया y³, और यहाँ पे इसकी लिमिट्स हम पुट करेंगे क्या है -3 से 3x से x स्क्वायर तक। तो जब हम यहाँ पे y की लिमिट्स पुट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा कि 9x² -3x प्लस हो जाएगा x² -3x, ठीक है, और होल का क्यूब, ये हमें वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमने देखा कि हमें वॉल्यूम चाहिए डेफिनेट टर्म, यानी कोई कांस्टेंट। यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि जो वॉल्यूम है ये एक फंक्शन आ गया है, जो अगर हम x की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम भी चेंज होता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि बॉडी का वॉल्यूम सेम रहता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो हमने ऑर्डर स्पेसिफाई किया पहले x के लिहाज से फिर y के लिहाज से, कि ये गलत है, या डबल इंटीग्रेशन ओवर जनरल सरफेसेस में जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए। तो अगर हम लिखें कि जो हमारा वॉल्यूम है डबल इंटीग्रल वाला वो इस तरह का है कि x² प्लस y², पहले हम dy करते हैं फिर dx करते हैं, और y की लिमिट्स हमें पता है -3x से कहाँ तक हैं x² तक, और x की लिमिट्स जो हैं वो हमारे पास 0 से 3 तक है, कि ये हमें एक कांस्टेंट देगा या नहीं। अब हम इसको ये देखेंगे। इसकी अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। हमारे पास वॉल्यूम आ गया
ठीक है, हम इसको पहले कॉपी कर लेते हैं 0 से 3 तक -3x एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पहले y के लिहाज से है, फिर x के लिहाज से है। अब y के लिहाज से हम पहले इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये पहला वाला बाहर वाला वैसे ही आ जाएगा 0 से 3 तक। ठीक है, अंदर वाले की हमने इंटीग्रेशन की, ये एक्स स्क्वायर वाई हो गया प्लस हो गया वाई क्यूब बाय 3। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसकी लिमिट्स पुट करनी है -3x से एक्स स्क्वायर तक, और ये dx वैसे के वैसे ही। अब हम इसमें जब लिमिट्स पुट करेंगे, जब हम इसमें हम कहेंगे कि y हमारे पास एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स वाई स्क्वायर वाली टर्म है वो हमारे पास वाई क्यूब के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास वाई क्यूब ओवर 3 वाली टर्म है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की पावर 6 ओवर 3 के बराबर। और जब हम कहेंगे कि हमारे पास y बराबर है -3x के, तो जो हमारी x वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी वो हमारे पास किसके बराबर है जी, -3xy के बराबर है। तो ये माइनस स्क्वायर में ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9, और फिर हम करेंगे इसका स्क्वायर लेंगे और इसके साथ इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x क्यूब हो जाएगा। और जो दूसरी टर्म बनेगी वो क्या है हमारे पास y3 ओवर 3, ये किसके बराबर आ जाएगी, जब हम इसका क्यूब लेंगे तो माइनस वैसे ही रहेगा -27 x की पावर 6 x की पावर 3। ठीक है, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और इसको हम चेंज कर देते हैं, ये गलती हो गई, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के बराबर था, तो जब हमने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो वो 4 हो गया, तो ये एक्स की पावर 5 आ गई। ठीक है, और ये आ गया, ये यहाँ कैंसिल हो गया, ये 9 आ गया। तो अब हम इनमें वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0 से 3 तक है हमारे पास, अंदर आ गया। वैल्यूज पुट करने के बाद इस टर्म को पहले एक्स की अपर लिमिट्स में पुट करेंगे, फिर हम वाई की लोअर लिमिट्स में पुट करेंगे। तो अब हमने देखा कि हमारे पास जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं आपस में तो क्या आता है, x की पावर 5 प्लस हो गया x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हमारे पास दो टर्म्स आ गए, उनको माइनस किया किससे, 9x क्यूब। ठीक है, ये माइनस था पहले से और ये प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया, 9x की पावर 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 1। ठीक, और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास dx। अब हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 3, ये हो जाएगा पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा x की पावर 6/3 प्लस x की पावर 5 माइनस हो जाएगा 9x क्यूब, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9x क्यूब, और ये आपस में 0 हो जाएंगे, तो ये हमारे पास dx आ जाएगा। और अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो x के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 7, 3 पहले से था और 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, फिर हम क्या करेंगे प्लस x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और इसकी लिमिट्स हमारे पास क्या है, 0 से 3 तक। तो जब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे 0 के लिए, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये हमारे पास -0 पहले हम लिख देते हैं। उसके बाद हम 3 पुट करेंगे, तो x की पावर हम क्या कहेंगे, x को हम 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 21। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 हो गया। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ बन जाएगा ऐसे 726 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, प्लस करेंगे हम इसमें ये 726 डिवाइडेड बाय
6 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमें मिलेगा, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 846 क्यूबिक यूनिट्स। तो अब हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई है वॉल्यूम की, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि डबल इंटीग्रेशन ओवर जनरल सर्फेसिस में हमारे पास ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है वो स्पेसिफाइड होता है। तो इस केस में हमने देखा था कि अगर हमारे पास y जो है वो x के लिहाज से चेंज हो रहा हो, यानी y जो है वो हमारे पास फंक्शंस हों x के, ठीक है। तो उस केस में हम पहले y के लिहाज से करेंगे, ठीक है, y के लिहाज से करेंगे। और x जो है वो क्योंकि हमारा इसको कंट्रोल कर रहा है और x की वैल्यू हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ दो कॉन्स्टेंट्स हमें मिले हैं अपर और लोअर बाउंड को कंट्रोल करने के लिए। तो हम dy से बाद में करेंगे, dx से बाद में करेंगे, और बाकी का बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा कि हमारा बीच में फंक्शन आ जाएगा जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, हमने ऑर्डर भी स्पेसिफाई कर दिया, फिर हम इसकी लिमिट्स पुट करेंगे g1 ऑफ x, ठीक है, g2 ऑफ x, और ये आ जाएगा अगर हम कहते हैं x जो है वो बड़ा है c से और छोटा है या बराबर है d के, तो x की लिमिट्स आ जाएंगी c से d तक। और ये हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ओवर जनरल सर्फेसिस का फार्मूला बन जाएगा जो जनरली इस्तेमाल होता है। इसमें क्या सिर्फ थोड़ा सा चेंज है रेक्टेंगुलर रीजन वाले फार्मूले से कि इसमें हमारे पास किसी एक वेरिएबल की या x की या y की, दोनों में से किसी एक की जो लिमिट्स होंगी वो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करेंगी। इस केस में y की लिमिट्स x पे डिपेंड कर रही थी। तो अगले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि क्या ऐसे भी है कि x की लिमिट्स y पे डिपेंड करेंगी, और क्या हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को क्या हम इस केस में चेंज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है।